नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 से रिलेटेड है। यह कई बार सिविल सर्विस एग्जामों में पूछा गया है, जैसे MPHJS 2007-8 में पूछा गया है, बिहार सिविल जज 2011 में पूछा गया है, बिहार सिविल जज 2006 1986 में पूछा गया है, यूपी सिविल जज 1984, यूपी सिविल जज 1999, यूपी सिविल जज 2015 इत्यादि वर्षों में पूछा गया है। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 से संबंधित है, जिसे नैराश्य का सिद्धांत या असंभव्यता का सिद्धांत कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो आज इसको हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 56 के तीन पैराग्राफ हैं, और तीनों पैराग्राफ में तीन प्रकार की बातों को बताया गया है। तो एक एक करके आइए उसे हम देखते हैं। सेक्शन 56 के फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वह यह बताया गया है कि यदि कोई करार जो स्वतः किसी असंभव कार्य को करने के लिए हुआ हो, प्रारंभतः शून्य है, वाइड ऑफ इनिशियो है, वह कभी वैलिड हुआ ही नहीं। जो किसी असंभव कार्य को करने के लिए हुआ हो, जैसे कोई सपोज करिए एग्रीमेंट हो रहा है कि दो पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो ए बी को 2000 रुपए देगा। यह जो है एकदम इम्पॉसिबल वर्क है, और यह जो है वर्ड ऑफ इनिशियो है, यह शुरू से ही शून्य है। सेक्शन 56 का दूसरा खंड यह बताता है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट करते समय तो कार्य संभव था, जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था जिस बात के लिए, वह बात एकदम से लीगल थी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद असंभव हो जाता है, तो भी संविदा शून्य हो जाएगी। ठीक है। सेक्शन 56 के क्लॉज 2 में पहले वाले में बताया गया है कि किसी असंभव घटना के लिए ही कोई करार कर दिया गया है, तो वह जब करार किया गया है तभी से शून्य है। लेकिन दूसरे खंड में यह बताया गया है कि यदि करार किया गया और वो घटना संभव थी, तो उस समय करार वैलिड है, लेकिन जैसे ही वह घटना बाद में किसी कारणों से असंभव हो जाती है, तो संविदा वर्ड हो जाएगी। इसे आगे हम और अच्छे से समझेंगे। अभी हम एक ब्रीफ व्यू देख रहे हैं। तीसरे खंड में यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे बात को करने का वचन देता है जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना वह जानता है, और वचन ग्रहीता नहीं दे जानता था, अर्थात जो प्रपोजल दे रहा है वह यह जान रहा है कि यह बात जो है वो इम्पॉसिबल है या अगेंस्ट द लॉ है, लेकिन जिसको प्रपोजल दे रहा है, अर्थात जो एक्सेप्टेंस देने वाला व्यक्ति है, वह यह नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में जो वचन ग्रहीता है, उस वचन से जो भी हानि हो रही है वह प्रपोजल देने वाले व्यक्ति से वसूल सकता है। प्रपोजल देने वाला व्यक्ति जो है वो लाइबल है। अब सेक्शन 56 का प्रथम पैरा जो है मैंने आपको समझा दिया है कि किसी भी असंभव कार्य को करने के लिए यदि कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, तो वह प्रारंभ से ही इनिशियली ही वर्ड है। सेक्शन 56 का दूसरा खंड जो है, जिसमें संविदा करते समय वह कार्य तो संभव था मगर बाद में असंभव हो जाता है, तो भी संविदा शून्य हो जाती है। इसे आइए समझते हैं। होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि संविदा करते समय तो संविदा का पालन संभव था, लेकिन बाद की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी या कोई घटना ऐसा घटित हुआ जिससे उस संविदा का पालन करना जो है अब अवैध हो जाता है या असंभव हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में यदि पालन असंभव हो जाए या पालन अवैध हो जाए, संविदा शून्य हो जाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझिए कि विवाह की संविदा करने के बाद एक पक्षकार पागल हो जाए। तो जब विवाह की संविदा की जा रही थी तो वो पॉसिबल था उसका पालन करना, और वो लीगल भी था, लेकिन ये संविदा होने के बाद विवाह का एक पक्षकार, वर या वधू कोई भी पागल हो जाए, तो अब इसका परफॉर्मेंस जो है इम्पॉसिबल हो गया।
अब दूसरे पक्षकार द्वारा शादी करने की बाध्यता समाप्त हो गई। वह चाहे तो कर सकता है, अन्यथा वह इससे इनकार भी कर सकता है। इसी प्रकार माल को आयात करने की संविदा करने के बाद सरकार द्वारा आयात वर्जित कर दिया जाए। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट ने जो है शराबबंदी कर दी है। तो यदि शराबबंदी के पूर्व शराब से संबंधित कोई भी संविदा की गई, वह उस समय वैलिड थी। शराब के लाइसेंस वगैरह मिलते हैं, हम सबको पता है। लेकिन अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जो है कुछ कुछ मात्रा में शराब सप्लाई करने की किसी से संविदा किया हो, और जिस दिन शराब बंदी हो गई तो उसके अगले दिन से या उस दिन से उसका पालन जो है इलीगल हो गया। तो इस स्थिति में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वॉइड मान लिया जाता है, और उस स्थिति में उस संविदा का पालन करना जरूरी नहीं होता है। इसी प्रकार जो है असंभाव्यता का जो है कुछ आधार होता है। जैसे विषय वस्तु का विनाश हो जाए। सपोज करिए कि जो सब्जेक्ट मैटर था वही नहीं रहा। जैसे आपने जो है किसी व्यक्ति से यह करार कर लिया कि मैं तुम्हें अमुक तारीख को 5 क्विंटल आलू दूंगा, और आपने अपने खेत में आलू की खेती भी की है, परंतु प्राकृतिक एक्ट ऑफ गॉड से जो है इतना बाढ़ आ गया या फिर सूखा पड़ गया और आपका आलू हुआ ही नहीं। तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, तो अब क्या आप उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो विषय वस्तु का विनाश होना भी एक आधार बन जाता है एक्ट के इम्पॉसिबल होने का। दूसरा है कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाना। जैसे सपोज करिए कि किसी अन्य देश से भारत का कोई नागरिक है, वो चाइना के किसी नागरिक से कोई संविदा कर लेता है कि अमुक तारीख को इतना माल जो है वो सप्लाई करेगा, और इसी बीच दोनों देशों में जो है युद्ध छिड़ जाता है, तो एक देश दूसरे देश के लिए एनिमी हो जाता है। इस परिस्थिति में परिस्थितियों में परिवर्तन होने से भी संविदा का पालन करना असंभव हो जाता है, या घटनाएं असंभव हो जाती हैं। फिर तीसरा ग्राउंड है किसी भी इवेंट के इम्पॉसिबल होने का, कि अपेक्षित घटना का न होना। अर्थात कोई ऐसी घटना थी जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, परंतु वह घटित नहीं हुई। तो इस परिस्थिति में भी जो है आपका इवेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। चौथा है पक्षकार की अयोग्यता या मृत्यु हो जाती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी व्यक्ति से किया गया है और वह उसी के कैपेसिटी में किया जाना है, उसी के पास वह गुण है, वही उसको परफॉर्म कर सकता है। उस स्थिति में यदि वह पार्टिकुलर व्यक्ति का डेथ हो जाए, या वो जो है अब डिसेबल हो जाए, अयोग्य हो जाए, तो भी अब जो है संविदा शून्य हो जाती है, और एक्ट जो है इम्पॉसिबल होने के कारण संविदा शून्य हो जाती है। सरकारी या वैधानिक हस्तक्षेप से भी संविदा या एक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। युद्ध का हस्तक्षेप और पट्टे पर प्रभाव इत्यादि द्वारा भी संविदा जो है शून्य हो जाता है। हालांकि पट्टे द्वारा जो है असंभवता का सिद्धांत पट्टे पर लागू होगा या नहीं, यह अंतिम रूप से तय नहीं हो सका है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं। इसमें से हम कुछ केसेस को देख लेते हैं जो बहुत ही लीडिंग हैं और हमेशा से लगभग पूछे जाते हैं। तो पैराडाइज बनाम जेन का वाद है। 1647 का यह मामला है। इसमें सर्वप्रथम जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अर्थात असंभवता के आधार का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इसमें कोर्ट ने बड़ा ही हार्ड एंड फास्ट रूल लगाया था, एकदम कठोर निर्णय आया था। इसमें यह कहा गया कि घटना के संविदा हो जाने के बाद घटित होने वाली घटनाओं का संविदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके फैक्ट इस प्रकार थे कि इस वाद में जो डिफेंडेंट है, उसने वाद प्लेंटिफ से एक जमीन पट्टे पर ली थी, लीज पर। अब विदेशी शत्रुओं ने जो है कुछ समय के लिए इस जमीन को अपने कब्जे में कर लिया था, अतः डिफेंडेंट ने इस समय का किराया देने से इनकार कर दिया था, रेंट नहीं दिया था, परंतु कोर्ट के द्वारा उसे किराया देने के लिए बाध्य कर दिया गया। न्यायालय ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब एक पक्षकार अपनी संविदा द्वारा कोई कर्तव्य या आभार ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, प्रॉमिस कर देता है, तो उसको वह कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए, भले ही उसका पालन किसी दुर्घटना के कारण कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो गया हो। तो कोर्ट का एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट जजमेंट था इसमें।
पैराडाइज बनाम जेन में कि आप एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसके बाद आप किसी भी परिस्थिति में जाकर उसे हर हालत में पूरा करिए। लेकिन उसके बाद के जो केसेस हैं उसमें न्यायालय थोड़ा सा जो है उसका जजमेंट फ्लेक्सिबल होने लगा, थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रिटेशन होने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है टेलर बनाम कार्डवेल, 1886 का यह मामला है। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसे आप अपने आंसर में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। टेलर बनाम कार्डवेल का मामला है। इसमें डिफेंडेंट ने जो है वो प्लेंटिफ को अपना म्यूजिक होम जो है एक जो है म्यूजिकल सेरेमनी के लिए कुछ दिन तक किराए पर देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन हुआ क्या कि जो सेरेमनी होने वाली थी उसके प्रारंभ होने के अभी वो हुई भी नहीं थी, पहले ही जो उसका म्यूजिक होम था, संगीत गृह, उसमें आग लग जाने के कारण वो संगीत गृह ही नष्ट हो गया। सब्जेक्ट मैटर समाप्त हो गया है। मैंने आपको आधार भी बताया था, उसमें बताया था कि यदि सब्जेक्ट मैटर समाप्त हो जाए तो एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ यही हुआ कि अभी संगीत समारोह शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले ही संगीत गृह में आग लग गई और संगीत गृह नष्ट हो गया। अब जो प्लेंटिफ है उसके द्वारा डिफेंडेंट के विरुद्ध जो है वो संविदा भंग के लिए वाद लाया गया। इसमें न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह यह था कि यह संविदा अप्रतिबंधित नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि यह अनकंडीशनल था। इसका पालन संगीत गृह के मौजूद रहने पर ही निर्भर करता था। अर्थात पहले जो पैराडाइज बनाम जेन में निर्णय बड़ा कठोर था कि आपको संविदा करने के बाद हर हाल में पूरा करना है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर लिबरल इंटरप्रिटेशन हुआ कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा अप्रतिबंधित नहीं है, इसका पालन संगीत गृह के मौजूद रहने पर ही निर्भर करता था। अर्थात संविदा का पालन भौतिक रूप से असंभव हो गया था क्योंकि संगीत गृह जल चुका था। और इस स्थिति में जब संविदा का पालन भौतिक रूप से असंभव हो गया था तो संविदा का पालन किया जाना संभव नहीं था और संविदा शून्य हो गई थी। एक और ही महत्वपूर्ण मामला है केल बनाम हेनरी, 1903 का मामला है। इस मामले में डिफेंडेंट ने जो है प्लेंटिफ का मकान 26 व 27 जून को राज्याभिषेक का जुलूस देखने के लिए किराए पर लिया था। वह जुलूस उस मकान के साथ वाली सड़क पर से होकर गुजरने वाला था। मतलब कोई राजा थे, उनका राज्याभिषेक हो रहा था और उस राज्याभिषेक का जो जुलूस है वो एक सड़क से गुजरने वाला था। उस सड़क के किनारे प्रतिवादी ने जो है वादी का मकान किराए पर ले लिया था 26 व 27 जून के लिए। कुछ किराया प्रतिवादी ने एडवांस दे दिया था। जुलूस राजा के बीमार हो जाने के कारण स्थगित हो गई थी। ठीक है, अपेक्षित घटना का न होना ये मैंने एक ग्राउंड बता दिया है, तो उससे रिलेटेड यह केस है। जुलूस जो है वो राजा बीमार हो गए और स्थगित कर दिया गया और प्रतिवादी जो है डिफेंडेंट वो बाकी किराया देने से इनकार कर दिया एडवांस के अलावा। अब प्लेंटिफ ने बाकी किराया प्राप्त करने के लिए वाद लाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मकान को 2 दिन 26 व 27 जून को लेने का उद्देश्य दोनों ही पक्षकार के अनुसार राज्याभिषेक का जुलूस देखना था। डिफेंडेंट का भी कहना था कि वह राज्याभिषेक का जुलूस देखने के लिए मकान लेने वाला था और प्लेंटिफ भी यही कह रहा था। अतः यह संविदा का ग्राउंड बन गया था। संविदा का यह उद्देश्य जुलूस न निकलने के कारण व्यर्थ हो गया था। अब जो अपेक्षित घटना है वो हुई ही नहीं। ऐसी स्थिति में वादी शेष किराया प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार आपने जो है देखा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है वो मोटा मोटी 3 बातें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। पहला है कि घटना जो है असंभव थी, तो उसका अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड ऑफ इनिशियो है, शुरू से ही शून्य है। दूसरे खंड में बताया गया है कि संविदा करते समय तो संभव था लेकिन बाद में वह किन्हीं कारणों से असंभव हो जाता है, उस परिस्थिति में भी संविदा शून्य हो जाती है। और तीसरे खंड में है कि जो संविदा कर रहा है यदि वह जान रहा है कि जिस बात के लिए संविदा कर रहा है वह असंभव या विधि विरुद्ध है, तो जिस व्यक्ति से कर रहा है यदि वह नहीं जान रहा है इस बात को, तो जो भी हानि उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उठानी पड़ी है वह उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वाद ला सकता है। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को समझ पाए हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पे बने रहिए। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए।
थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।